हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। तो चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स एंड पीआईबी की क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है यह है हमारे अकाउंट्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो फाइनेंशियल ईयर 26, ठीक है, उसकी प्रोविजनल या फिर अनऑडिटेड कह लो ब्रेकअप आ चुका है कि क्या यहाँ पे टोटल रिसीट्स रही हैं, क्या गवर्नमेंट ने रिसीव करा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में जो ओवरऑल ओवर द एंटायर ईयर रहा है, टोटल रिसीट्स हैं, आपको ये एग्जैक्ट फिगर याद होनी चाहिए, 33,85,982 CR, यानी कि इतना जो अमाउंट है ये हमारी गवर्नमेंट ने रिसीव करा था। तो ये जो टोटल रिसीट्स हैं ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड अलॉन्ग विद दैट एक और परसेंटेज है जो पूछी जा सकती है, दिस क्लोजली मैच्ड विद द एक्सपेक्टेशंस। तो 99.4% ऑफ द रिवाइज्ड एस्टिमेट सेट फॉर द टोटल रिसीट। तो ये परसेंटेज भी आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो रिसीट्स हैं इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हो तीन अलग अलग पूल्स में। तो फर्स्ट है आपका नेट टैक्स रिवेन्यू, ये कितना है आप देखोगे 26,23,264 CR। इसके अलावा नॉन टैक्स रिवेन्यू जो है वो है 6,78,961 CR। एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं आपकी 83,757 CR। तो अगर आप इन सबको ऐडअप करोगे तो आपको टोटल रिसीट्स का फिगर मिल जाएगा। इसके अलावा एक जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसने कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करा था स्टेट गवर्नमेंट्स को ओवर द एंटायर ईयर, 13,92,971 CR, ठीक है। जो टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें से इतना आपका जो इसको कहते हैं डिवॉल्यूशन ऑफ शेयर ऑफ टैक्सेस, ठीक है। तो ये पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 1,06,086 CR ज़्यादा रहा इस फाइनेंशियल ईयर में। ओके, जो हमने ईयर के थ्रू यहाँ पर हमने डेटा देखा है। तो अभी तो हम लोग देख रहे थे कि गवर्नमेंट ने क्या रिसीव करा है। सो नाउ वी विल लुक एट व्हाट हैज़ द गवर्नमेंट स्पेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26, ठीक है। तो टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर था दैट वाज 49,05,151 CR। तो ये जो आपकी फिगर्स होती है ना, यही एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं एंड बहुत ही कन्फ्यूजिंग से ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं। वहाँ पे अगर आपने इसको नोट डाउन करा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, अगर आपने इसका रेगुलर रिवीजन करा था, याद करने की ज़रूरत नहीं होती। बार बार जितनी बार आप सेम डेटा को देखते हो उतना ज़्यादा अच्छे से आप रिकॉल कर पाते हो एग्ज़ाम में, क्योंकि ये जो डेटा है इसको याद करना आसान नहीं है, बट अगर रेगुलर रिवीजन करते रहोगे तो एग्ज़ाम में ऑप्शंस देख के आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट डेटा है यहाँ का वो है एक्सपेंडिचर का। तो ये था 49,05,151 CR। तो इसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें तो रिवेन्यू अकाउंट में कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, एंड कैपिटल अकाउंट यानी कि एसेट क्रिएशन में कितना, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कह लो तो कितना हुआ। तो 10,69,000 यहाँ पर हुआ है एंड 38 लाख आपका रिवेन्यू अकाउंट यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हुआ है। स्ट्रेस पॉइंट्स क्या थे? इंटरेस्ट पेमेंट्स पे कितनी स्पेंडिंग हुई गवर्नमेंट की? 12,42,575 CR। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट, फूड सब्सिडी हो गई, फर्टिलाइज़र, पेट्रोलियम, इनकी वजह से कितना एक्सपेंडिचर हो गया? 4,53,854 CR। तो इतना अमाउंट आपका सब्सिडीज़ में एक्सपेंड हो गया। इसके अलावा जो मंथली रिव्यू होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अकाउंट्स है उसका, वो मंथली रिव्यू आ चुका है अप्रैल 2026 के लिए। तो टोटल हम देख लेते हैं, रिसीवेबल्स भी देखेंगे एंड एक्सपेंडिचर देखेंगे, फिर देखेंगे कहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए। जिस तरीके से हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर का देखा था उसी तरीके से यहाँ पर नेट टैक्स रिवेन्यू कितना है? 1,78,492 CR। नॉन टैक्स रिवेन्यू कितना है? 24,293 CR ओनली फॉर द अप्रैल मंथ। ओके, एंड जो आपका टोटल रिसीट्स हैं वो कितनी है अप्रैल मंथ के लिए, आपसे पूछी जा सकती है फिगर, 2,12,679 CR। ये जो बजट एस्टिमेट सेट करा गया है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए उसका 5.8% है। ये फिगर आपको पता होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल रिसीट्स वर 2,12,679 CR। इसके अलावा अगर एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो जैसा हमने बताया था, दो अकाउंट्स होते हैं, रिवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जो रिवेन्यू अकाउंट है दैट इज़ जस्ट चेकिंग योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड द जनरल एक्सपेंसेस, एंड जो कैपिटल अकाउंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एसेट क्रिएशन हो गया वहाँ पर। तो जो टोटल आपका एक्सपेंडिचर था अप्रैल के लिए वो था 5,74,892 CR, ठीक है। तो ये जो डेटा है इसको आपको नोट ज़रूर करना है, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, एंड द ब्रेकअप कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि कितना ब्रेकअप रहा एक्सपेंसेस का।
स्ट्रेस पॉइंट्स अगेन इंटरेस्ट पेमेंट्स पे कितना खर्चा हुआ एंड सब्सिडीज़ पे कितना हुआ। तो आप देखोगे कि इस बार पेट्रोलियम की वजह से थोड़ी सी सब्सिडीज़ पे और ज़्यादा असर पड़ के 43,633 CR की सब्सिडीज़ अप्रैल 2026 मंथ के लिए सिर्फ रही हैं। एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स पे कितना रहा है 1,09,562 CR। तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारी है डीसेंट्रो से रिलेटेड। ये एक फिनटेक है, डीसेंट्रो इसका नाम है। ये इंडिया का फर्स्ट पेमेंट एग्रीगेटर बन चुका है जिसको PSP लाइसेंस मिल गया है, वो भी गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, तो आपको ये पता है कि फिनटेक फर्म क्या करते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इसमें क्या है, एक जो आपको क्लियरेंस होती है ना वो मिल चुकी है इसकी रेगुलेटरी लेवल पे। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA जो है उसने इसको ये अप्रूवल दिया है। ये बिजनेस टू बिजनेस B2B फाइनटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है। ठीक है, एंड ये क्रॉस बॉर्डर पे इंटरनेशनल पेमेंट्स देखेगा। तो डीसेंट्रो जो है ये बहुत ही प्रीमियम लेवल का प्लेयर है जो बैक एंड पे जो APIs होते हैं यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस होते हैं, एंड इसके अलावा बैंकिंग एज अ सर्विस मॉडल जो है उसके बेसिस पे बिजनेसेस की हेल्प करता है, आपको पेमेंट के कलेक्शन में हेल्प करता है, APIs प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये पहला पेमेंट एग्रीगेटर बन चुका है जो गिफ्ट सिटी में जिसको लाइसेंस मिल चुका है PSP का। ओके, सो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन दैट व्हाट वाज द फिनटेक फर्म who became the first payment aggregator, or they can ask you that Decentro became the first payment aggregator to win the license at what place. Okay, तो place का नाम है गिफ्ट सिटी गुजरात। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है हमारी, वो प्रोवाइड करती है IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है। इसका पहला प्रेस रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, जो बेस ईयर है हमारा इस बार वो है 2022 से 2023। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे बड़ा ग्रोथ का इंजन वही निकल के आया है। अगर आपको जो डेटा पता होना चाहिए यहाँ पर वो क्या है कि एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 4.9%। कब? अप्रैल 2026 में। ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुई है वो 4.9% ग्रोथ रेट यहाँ पर रहा है। और जो इस इंडेक्स का IIP इंडेक्स जो होता है इसका जो एस्टिमेट होता है वो है वैल्यू है 118.9। तो ये दो जो डेटा हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ रेट हुआ है, एंड इसके अलावा ये तो जो ग्रोथ रेट है ये तो इंडिया के इंडस्ट्रियल आउटपुट पे है, एंड IIP का जो इंडेक्स है उसका एस्टिमेट क्या है 118.9। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे बड़ी इंजन बन के निकली है ग्रोथ की, वो है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करा है, उसके बाद मशीनरी हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गए, एंड देन कम्स योर अदर थिंग्स लाइक वाटर इज़ देयर, इलेक्ट्रिसिटी इज़ देयर, माइनिंग इज़ देयर। इनफैक्ट माइनिंग एंड क्वारिंग में डिक्रीज देखा गया है ग्रोथ में, उल्टा स्लो डाउन आ गया है -5.1% से। ओके, एंड इसी का एक पार्ट होता है यूज़ बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो इसमें कैपिटल गुड्स उनमें क्या इफेक्ट पड़ा है, ठीक है, 16% इंक्रीज़ हुआ है कैपिटल गुड्स में, यानी कि जो मशीनरी और इक्विपमेंट होता है इन्वेस्टमेंट के लिए उस पर। इसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स का डेटा गिवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर का गिवन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का गिवन है। सो यू कैन जस्ट मेक अ नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई हैव पुट इन बोल्ड। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज DFS किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। इसने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जो कि है कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स। तो बहुत से इंडिया में अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उनके लिए कॉमन लैंडिंग पोर्टल ऑल इंडिया लेवल पे लॉन्च कर दिया है DFS ने। ठीक है, तो इसमें एक सर्च इंजन भी है, अलग अलग वेबसाइट्स पे अब विजिट करने की ज़रूरत नहीं है सिटीजन्स को, चाहे आपकी बैंक डिपॉजिट है, चाहे आपकी इंश्योरेंस क्लेम है, चाहे शेयर्स हैं, डिविडेंड्स हैं या म्यूचुअल फंड है, एनीथिंग। अगर वो अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट है तो वो आपको एक ही वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपके कॉमन लैंडिंग पोर्टल पे। इसी के साथ इस कैंपेन का एक अवेयरनेस कैंपेन आप कह सकते हो इसके लिए लॉन्च करा गया है। उसकी टैगलाइन है योर मनी योर राइट, आपकी पूंजी आपका अधिकार। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ पे हम चलते हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF जो है उसने लॉन्च करा है 200 CR का महा वाटर मिशन टू सपोर्ट स्टार्टअप्स। ठीक है, महा वाटर मिशन क्या है? सबसे पहले तो आपको इसका बजट पता होना चाहिए, 200 करोड़ 5 ईयर्स के लिए। महा का इसमें फुल फॉर्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए, मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ महा।
कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड इसी के साथ ANRF ने दोनों ने कोलैब करके ये लॉन्च करा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी स्टार्टअप्स हैं, नेशनल लेबोरेटरीज़ हैं या फिर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, MSMEs हैं, ठीक है, तो उनको एक प्रॉपर ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना, सो दैट दे कैन प्रोवाइड सम सॉल्यूशन इन द लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी इन इंडिया। क्योंकि जो वाटर इशू है इट इज़ हेयर टू स्टे, ठीक है। वाटर शॉर्टेज का इशू है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी का इशू है, या फिर वाटर क्वालिटी का इशू है, ठीक है। तो ऑल दीज इश्यूज दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 थीम्स अंडर इट। जो 5 थीम्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जल शक्ति और इसरो, इन दोनों ने कोलैबोरेशन करा है, ठीक है। काफ़ी अलग अलग ये सेक्टर्स हैं। इसरो आप देखो, एंड उसका कोलैब हुआ है जल शक्ति के साथ, ठीक है। तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट बेस्ड ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करेगा डेटा ड्रिवन वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग में। यानी कि सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी जो इसरो प्रोवाइड करेगा, उसके थ्रू ऑल इंडिया लेवल पे जो वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसकी प्लानिंग, उसकी मॉनिटरिंग, ताकि एक प्रॉपर वे में हम लोग वाटर सिक्योरिटी मेंटेन कर पाएँ। ओके, एंड गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है जल संचय जन भागीदारी सिटीज़न ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग, ठीक है। ये एक पोर्टल है एंड इसका ऐप भी लॉन्च हुआ है। तो ये गवर्नमेंट ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है ताकि लोकल बॉडीज़ हैं, सिटीजन्स हैं, या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो लोग लॉग इन करके वो लोग चेक कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है, वहाँ पर अपने शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी बैंक एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहली अपॉर्चुनिटी है RBI ग्रेड बी की, ठीक है। RBI ग्रेड बी ऑफिसर एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो RBI ग्रेड बी सिलेक्शन सिस्टम। इस कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी RBI ग्रेड बी फेज़ 1 के लिए भी, फेज़ 2 के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। इसमें वीकली बेसिस पे मैं आपको पर्सनली गाइड भी करता हुआ चलूँगा। तो इसको ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के पिन कमेंट में है। इसके अलावा अगर आप बैंक PO एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि SBI PO, IBPS PO या फिर RRB PO, तो राइट साइड में जो कोर्स शो हो रहा है वो है बिगिनर टू बैंकर कोर्स। इसमें आपकी बैंक PO एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाएगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आप बैंक PO जाना चाहते हो। ओके, तो दोनों कोर्सेज़ के लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में गिवन है, वहाँ से जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ थी, यानी कि जो इंपोर्ट कोई भी आप चीज़ करते हो उस पर जो टैक्सेस लगते हैं कॉटन इंपोर्ट्स पे, वो सारे के सारे रिमूव कर दिए हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। 1 जून से लेके 31 अक्टूबर तक ये सारी कस्टम ड्यूटीज़ हटा दी गई हैं ऑल इंडिया लेवल पे। ओके, सो कॉटन जो है वो आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, कॉटन जो है वो खरीफ क्रॉप में आता है एंड इंडिया जो है उसके पास कॉटन कल्टीवेशन का सबसे ज़्यादा लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो तो, ठीक है। एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है ग्लोबली, फर्स्ट तो आपका चाइना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सबसे हाईएस्ट इस समय वैल्यू पे पहुंच चुके हैं, 73,890 CR। ये टोटल वैल्यूएशन था इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट्स का फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में। ये डेटा किसने प्रोवाइड करा है? मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, MPEDA, ठीक है। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। कौन सी इंडस्ट्री है ये? आपकी सी फूड से रिलेटेड हो गई। एंड इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, जो डेटा है ना, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो डेटा होता है दैट इज़ आस्क्ड डायरेक्टली इन द एग्जाम, सो दे कैन गिव यू इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक that recently MPEDA under the Ministry of Commerce and Industry has provided data regarding the exports of seafood for the financial year 2025 to 2026. What is the value or the valuation, okay, of the shipments? So they will give you 5 very confusing options. So the correct answer is 73,890 CR. Okay, and what was the weight of that? 19,72,018 metric tons. Okay, so which category of seafood was the biggest one inside that? You can see frozen shrimp. Okay, 40.19% of the total volume. Now after shrimp, what were the other categories? Frozen fish was there, dried seafood was there, squid and cuttlefish was there, but the most dominant kind of category was frozen shrimp. Now overall, who is the biggest importer of seafood? United States, and by value, because it imports the
the total amount which it spends on the imports of seafood, that is the highest. But who imports the maximum quantity or the metric tons, that is China. नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं. नीति आयोग्स फ्रंटियर टेक हब लॉन्च्ड 10-year strategic blueprint titled Future of India's Semiconductor Industry. So now India and semiconductor industry is interrelated, and right now, as we have seen in the last 1 to 2 years, there has been a global semiconductor shortage because of the increasing requirement of all the electronic devices, and also with the advent of AI and the tech related to AI, more and more servers are being required, and for that more semiconductors need to be provided. So Frontier Tech Hub, what it has done, it comes under Niti Aayog, and it has launched a 10-year blueprint, okay, for the same. So what is the aim of that? We have to transform India from a buyer of microchips into a chip manufacturing area, okay, a country which should be renowned for chip manufacturing instead of importing the microchips. So semiconductor value by the year 2035, that will be 120 to 150 USD. That is the target for India to build such a capacity. Then global market share, what we are targeting. So our target year is very clear. We are targeting 2035. By then we need 150 billion, okay, USD valuation, and we also require 10 to 13% of the global market share, okay. So they are using OSAT. OSAT is outsourced semiconductor assembly and test plants to master advanced chip packaging, okay. So right now we are importing a lot of semiconductors, but we need to build our own factories now, and for that we have launched the 10-year blueprint. Next news, Digital India Bhashini Division DIBD and the Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT. So they both have signed a memorandum of understanding for what? For multilingual access. Okay. So Bhashini or Seva Sanchalan, this is kind of a division of Digital India Bhashini. Okay. So they are just trying to break down the language barriers, because wherever you go in India there is a different kind of dialect and different languages are spoken, but we need to unify the startups and the manufacturing and the investment, okay. So what they are doing, they are directly embedding the artificial intelligence into the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. Their systems, they will be embedded with artificial intelligence, so that language should not longer remain a barrier in the economic growth of India, okay. So Bhashini is already helping 800 government websites. You must have seen there are a number of websites which go by the end .gov.in. So basically Bhashini is providing the technology for embedding the AI into this scheme, so that more and more different states, different languages, they do not become barriers. Instead it should become a strength, that anywhere from all over India the people can just carry out their ecosystem related activities. So over here, linguistic capability, if we look at it, 36 Indian text languages they are included in the platform, and 23 voice languages and 35 international languages are also included. So it's not just limited to India. Now this is related to BrahMos cruise missile, okay. So India has made, you can say, a significant deal with Vietnam, okay, related to BrahMos cruise missiles at the Shangri-La Dialogue in Singapore. So Shangri-La Dialogue, it is Asia's biggest defense summit, you can say, okay. So over there, by who conducted it, it was held by International Institute for Strategic Studies in Singapore. Every year it is held, and so you should know some static information about BrahMos also, that now India will be supplying BrahMos technology to Vietnam. But what is the static information related to it? First thing is that it travels at supersonic speed. What is the speed of that? It is Mach 2.8, okay. Then some more features are there, you can see. What is the range of it? This is important. 290 kilometers is the range. Stealth capability it has a fire and forget technology, okay. It has auto navigation. The next one is Global Annual to Decadal Climate Update 2026 to 2035. So this is for the next 10 years, because it is decadal, okay. So who has published this report? This report is published by the WMO,
along with the UK's Met Office. So WMO is World Meteorological Organization, and UK Met Office, it is the weather service of UK. It is the official weather service, you can call it, of UK. So what they have reported, that between the next 5 years the global temperature will increase from 1.3 and 1.9 degree Celsius higher than before the industrial revolution. So before the industrial revolution, of course, the global temperatures were less, and 1.5 degrees Celsius, that was the threshold. But now 91% chance is there that global warming will become so much that it will push past the 1.5 degrees Celsius threshold that we had set. And the Arctic is warming up fast, so 2.8 degrees Celsius greater temperatures are going to be felt in the winters. Now you should know some static information related to WMO. WMO is operating under the United Nations. Headquarter is in Geneva, Switzerland, and it has 193 members. Next news. So now this is related to India. So Union Minister Sarbananda Sonowal has launched the LPPI. So this is Logistics Port Performance Index for the financial year 2024 to 25. And what was the occasion? It was the 37th Foundation Day celebration of Jawaharlal Nehru Port Authority. If you do not know, Jawaharlal Nehru Port Authority is in Mumbai. Okay, so Logistics Port Performance Index. So this is like a benchmarking system or a ranking system, so that we can monitor and evaluate the different ports of India where all the cargo and the containers go, okay, through the water route. So there are different categories of the ports. So three categories are there. First one is the dry bulk, second is the liquid bulk, and third one is the container cargo. Okay, total 6 metrics are there, that what is the total cargo being handled, what is the turnaround time for the vessels or the ships, what is the waiting time, what is the berth day output. So all this you can read if you want, but the important thing which you should know for the examination is that what is the full form of LPPI, what is LPPI, and where it was launched, what foundation day was there, and where does the JNPA exist. Okay, that is the most important thing. Does it provide the data on a monthly basis, on a quarterly basis, or half yearly basis? No, it provides absolute performance of a port on a year on year basis. So you should know. Okay, moving on to the next one. Government of Odisha. So this is a state level news. They have signed a memorandum of understanding with Intel Corporation. So we all know that Intel has been providing microprocessors to the computers. Okay, so Intel Corporation has signed a MOU with Government of Odisha, and one more organization is included in this memorandum of understanding. It is 3D Glass Solutions Incorporation. Okay, so in Odisha they will set up a advanced packaging glass core substrate manufacturing. So glass core substrate is a new technology of materials which are used to for the packaging of microchips. Okay, the microchip, it is held on to with a particular base and a core. Okay, so the core will be made of semiconductor material, but there is another foundation material which is used as a substrate for it. So that will be glass core. Okay, and for that the name of the company is Glass Solutions Incorporation. Basically it is 3D Glass Solutions Incorporation. Okay, so they will set this up in Odisha, and what is the total cost of the investment? It is 3.3 billion USD. Okay, where it will be established? Bhubaneswar Khurda Industrial Belt in Odisha. Okay, so moving on to the next news. National Institute of Securities Market. ठीक है, तो जो आपका NISM है, ठीक है, इसको किसने सेटअप करा था? सेबी ने सेटअप करा था. NISM हैज़ जॉइंड हैंड्स विद गलगोटियाज यूनिवर्सिटी. तो गलगोटियाज यूनिवर्सिटी थोड़े टाइम पहले न्यूज़ में भी था. ओके, यू मस्ट बी नोइंग. एंड इसने एक साथ में you can say a MOU कर लिया है, not officially a MOU, but yes, they have tied hands together. So they will set up a lab. Okay, it will be smart lab. It will be held inside the Galgotias University only. So to help the students understand how the stock market works using live financial stimulation, because
right now financial intelligence is the need of the hour in India, because none of the colleges or the institutes in India are providing any real life information regarding financial services, financial derivatives, financial technology, and the financial risk management. So everything will be covered through the smart lab, and there will be a platform also called N Smart. Okay, N stands for the NISM part in it. Next news. So Shri Valluvan. So someone has got the UN Food and Agriculture Association recognition as a soil farmer hero. And this person is based in India. His name is Shri Valluvan. He is a coconut farmer from a Polachi, very small district of Tamil Nadu. Okay, so he has won this award. This award was given by UNFAO, which is the Food and Agriculture Organization. He has been recognized as a soil farmer hero. Okay, so he has done sustainable farming in his 11-hectare farm, and now he earns 2.5 to 3 lakh per acre. Next news, this is related to a weather system which is launched by India. Okay, and as you already know, there is a mission ongoing by the central government which is Mission Mausam. Okay, so under this, new technologies are being developed related to weather systems. So first, Skycast weather system. What is the name of this weather system? It is Skycast. It has been recently launched at the Delhi IGI airport. Okay, so now India has entered into a new kind of list. It is the 19th country in the world to deploy this kind of integrated weather monitoring system. This is specially only for your aeroplanes and for aviation part. So that is why its name is Skycast. Okay, so this is a aviation monitoring tool, so that direct you can the airports and their ATCs, they can directly access the local weather conditions directly over there. Okay, it is going to help the pilot also, the air traffic controller also, and the airlines also by providing live data. Okay, next news, as we see, Indian scientists have done something remarkable. They have discovered water ice traces in the deep moon craters. Okay, this is not related to ISRO, this is related to Physical Research Laboratory. Okay, this Physical Research Laboratory is headquartered in Ahmedabad in Gujarat. Okay, so they have been analyzing the data which is being sent by the Chandrayaan 2 orbiter. Okay, and they have been using an instrument called the DFSAR. So you should know the full form of DFSAR also, dual frequency synthetic aperture radar. Okay, so it is a radar which is used to map the moon. It is a specific, very, you can say, a very specialized instrument for the same. Okay, you can be asked that what is the name of the orbiter which is providing the data. It is Chandrayaan 2. Okay, and where is PRL located? It's located in Ahmedabad. Okay, so they have found water ice traces in that. Before this, other lunar missions were also held, like in 2008 Chandrayaan 1 was there, and in 2023 Chandrayaan 3 was there. What can also be asked to you, that which was the launcher which was used for Chandrayaan 2? It was GSLV Mark 3. And from where was it launched? From Satish Dhawan Space Center. Now where is Satish Dhawan Space Center? It's in Sriharikota, Andhra Pradesh. Moving on to some of the less important but still non-ignorable news items of today. So these can also be asked in the examination. They are not directly related to the financial or the economic awareness, but they are instead related to the appointments, important appointments, and related to the personalities. So General NS Raja Subramani, he has become the third CDS. Okay, and of and the secretary of the DMA. DMA is Department of Military Affairs. So earlier the CDS was General Anil Chauhan. Now the latest one is General NS Raja Subramani. So try to remember this name. Then next one is the who has become the 27th Chief of the Naval Staff of Indian Navy, Admiral Krishna Swaminathan. Okay, and who was there before him? Admiral Dinesh Kumar Tripathi. Now moving on to the next news, who has become the chairman of the DRDO, okay, and secretary of the Department in Defense Research and Development, which is DDR&D. Okay,
So he is Shri Rajesh Kumar Singh. So you should just note down these names with the respective organizations. You should know the full form of the organizations also, and you should know that who are they succeeding. So Shri Rajesh Kumar Singh, DRDO chairman, he is succeeding Dr. Sameer V. Kamath. Now one more important item is that Shyam Srinivasan ji, okay, he was earlier the CEO of Federal Bank. He has launched a book. So this is related to a latest book. You can be given the name of the book and you can be asked that who is the author of the book. So Better Never Stops, Leadership Insights from Life's Unscripted Moments. Okay, so this is the name of the book. It is a long name, long title, but you should know the title, you should know the author, and you should also know the publisher, by Wazir Content Private Limited. So one more news item I want you to know. Okay, a nationwide campaign has been launched by Union Minister Shri Shivraj Singh Chauhan ji. Its name is Khet Bachao Abhiyan. Okay, from where it is launched? From Raisen, Madhya Pradesh. It is related to the soil health and guarantee long-term food security. So earlier there was Beti Bachao Abhiyan. Now one more Abhiyan is there, Khet Bachao Abhiyan. Okay, so over here our focus will be on the khet or on the farmland which is related to the agriculture. So the major focus is going to be on the health of the soil and in the food security, like we are working on the water security like we discussed earlier for the 10-year roadmap. Now this is for the food security. Who has launched it? यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी. सो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी हमारे PIB एंड करंट अफेयर्स थे. नाउ इफ़ यू आर confused about how to prepare for the examinations in banking sector, then for RBI grade B you can check out the RBI grade B selection system जिसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूँ. या फिर अगर आप SBI PO या अदर बैंक PO एग्ज़ाम्स को देना चाहते हो तो आप सेकंड कोर्स को चेकआउट कर सकते हो. इनको ज्वाइन करने के लिंक्स जो हैं वो वीडियो के पिन कमेंट में गिवन है. अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो. अब हम मिलेंगे अगली क्लास में. विश यू ऑल द बेस्ट.